नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि बीए के थर्ड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी सिलेबस आपको बताऊंगा। सिलेबस जो कि आपका 8 इकाइयों में बटा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा किस इकाई में क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद में हम यूनिट नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1 के संपूर्ण चैप्टर को, इकाई संख्या 1 में कई सारे चैप्टर हैं, तो उन सभी चैप्टर्स को एक वीडियो में यानी आज ही की वीडियो के माध्यम से समाप्त करूंगा। थोड़ी लंबी क्लास हमारी होती है और मैं चाहूं तो इसी वीडियो को 4-5 छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से डाल दूं, फिर उसमें आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो दी जाए और इसी वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपके लिए चीजें तैयार की गई हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2027, 28, 29, 30 सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए के थर्ड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास के सिलेबस में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि भारत का दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया है, यानी कि उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और नॉर्थ माने होता है उत्तर। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना 647 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि 1200 ईस्वी के बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। हमारे जो प्राचीन भारतीय शासक रहे उन्हीं के बारे में। 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद से लेकर के और आप देखेंगे यहाँ पर जो है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब लोग आते हैं 1200-1100 के आसपास। 712 में आप देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम आता है। वहां से मुगल मतलब की जो है मध्यकाल की शुरुआत होती है। लेकिन उन सभी चीजों के बारे में हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमको जो हमारे भारतीय राजा महाराजा रहे हैं, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो इनका जो साम्राज्य था हर्षवर्धन का, कन्नौज का पूरा, जो बहुत ही व्यापारिक दृष्टिकोण से, फसल उगाने के दृष्टिकोण से, हर एक मामले में उच्च कोटि का था। इसको लेकर के पाल, राष्ट्रकूट शासक और तमाम प्रकार के और शासकों के बीच में, राष्ट्रकूट, पाल और ऐसे और भी जैसे तमाम सारे शासक हैं, उन सभी के बीच में संघर्ष हो रहा था। त्रिवर्षीय मतलब की जो है संघर्ष चला, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तीन जो है इलाके, खासकर कन्नौज के इलाके को, जैसे उत्तर वाला, ठीक है, इधर वाला सब इसी को हथियाने के पक्ष में थे। कन्नौज को जो शासन कहां पर कौन करता था, वहां पर करते थे हर्षवर्धन साहब। उत्तर भारत के अगर सबसे लास्ट और सबसे प्रतापी शासक की बात की, सबसे बड़े साम्राज्य वाले शासक की बात की जाए तो हर्षवर्धन साहब रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद में उनका इलाका पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है और उसी के कब्जे के लिए कम से कम 200 वर्ष या और उससे अधिक भी संघर्ष चलता रहा। ठीक है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन सभी का संघर्ष चलता रहा। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको पूरा, तो इसमें आपको पूरा चर्चा करना है। हालांकि इसमें यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना भी है हम आगे चल करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले यानी कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें हम रखेंगे। यानी कि जैसे यूनिट नंबर 1 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छठे छठे होंगे परीक्षा के दृष्टि से, उसको मैंने रखा है, उसको भी लास्ट में वीडियो के करवाऊंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी परीक्षा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वाली होती है, तो उसके लिए लिखित टाइप के हिसाब से नोट्स भी आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉडल पेपर की प्रैक्टिस, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बहुत ही चीजें आपको लिए सरल बना दी गई हैं, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना है, को करिकुलर मास्टर को और बीए करिकुलर को सब्सक्राइब कर देना है। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम बैच के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी तक का समय काल। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, अलग अलग इकाई आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है। तो पहली इकाई के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। पहली इकाई में हम लोग आज जिस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे वो है इकाई नंबर 1। इसमें क्या अध्ययन करेंगे, इसमें हम साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे और अभिलेखीय स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अभिलेखीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, मतलब जो आपके यूनिट में सिलेबस में शामिल नहीं होगा लेकिन परीक्षा में आने वाला होगा, उन चीजों को भी मैं समाहित करते हुए आगे चलूंगा।
यहाँ पर आपको बस छोटा सा लिख रहा होगा तो अध्ययन का स्रोत, अध्ययन का स्रोत मतलब कि 647 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो समय काल रहा, इस समय के हिसाब से अध्ययन के स्रोतों को हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इकाई संख्या 1 के बारे में विस्तार से जानेंगे। इकाई संख्या 2 में हम लोगों को पढ़ना, उसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, कश्मीर वंश, कन्नौज के यशोवर्मन और सिंध वंश, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ शासन कर रहा था, ऐसे ही सिंध में शासन कर रहे थे लोग। उन सभी राजा महाराजाओं के बारे में, उनका क्या योगदान रहा, कौन से युद्ध लड़े, कौन सी लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इकाई संख्या 3 की अगर बात की तो इसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति और उनके प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, त्रिपक्षीय संघर्ष जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो चालुक्य वंश के राजाओं और पाल वंश के राजाओं के बीच में रही हो, और फिर उसके बाद में आप देखते हैं और जो है प्रतिहारों के बीच में ये संघर्ष चलता रहा, 3 पक्ष आपस में संघर्ष करते रहे। सोलंकी यानी चालुक्य वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और परमार वंश क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी इकाई संख्या 3 के अंतर्गत ये हम लोगों को पढ़ना है, एक ही वीडियो 2 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। इकाई संख्या 4 में पाल और हिंदू शाही राजवंशों के बारे में देखेंगे, पाल वंश और हिंदू शाही वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में पाल वंश अपना दबदबा कायम रखा। इकाई संख्या 5 में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, राजनीतिक स्थिति थी, वो क्या थी। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और नए संघर्ष जो आए मुसलमानों के आक्रमण से, उन चीजों को पर फोकस करेंगे। इकाई 6 में चंदेल वंश के बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे, चंदेल वंश का उदय कैसे हुआ, प्रमुख शासक, प्रशासन, संस्कृति और स्थापत्य में इन शासकों का क्या योगदान रहा है, ये सब पूरा चर्चा करेंगे। फिर इकाई संख्या 7 में दोस्तों हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में देखेंगे, जैसे कि चौहान वंश, जैसे कि गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का था दोस्तों राजा, आपने जयचंद का नाम सुना होगा, तो जयचंद जो था इसी गढ़वाल वंश का था। चौहान वंश में, चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहते हैं, और चाहमान वंश का शासक आपने लोगों ने देखा होगा, सुना होगा दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय की अगर बात की जाए, पृथ्वीराज तृतीय चंद जिसका जो है दरबारी कवि था और मित्र भी था। ठीक है, चंद ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो, इन्हीं पृथ्वीराज तृतीय के नाम पर पड़ा है। और पृथ्वीराज चूंकि ये चौहान वंश के थे, चौहान वंश के थे, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान इनको कहा जाता है। पृथ्वीराज, इनसे पहले 2 पृथ्वीराज और आए थे, पृथ्वीराज फर्स्ट और पृथ्वीराज सेकंड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासकों में गिना जाता है। ये सब चीजें आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा होगा एकदम से बढ़िया तरीके से। फिर हम कलचुरी वंश के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और सेन वंश के बारे में देखेंगे। इकाई संख्या 8 की अगर बात की तो इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ, सिंध पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण, मुस्लिम विजय के कारण और प्रभाव, सब कुछ विस्तार से हम देखेंगे। और इस तरीके से 1200 तक का इतिहास आपका कवर हो जाएगा और 8 इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके हो सकता है ये सारे आपको, अच्छा इन सभी यूनिट के आपको नोट्स ऐसे ही जिस तरीके से आप नोट्स दिख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको पूरा मिलेगा। आप हमारा दूसरा देखिए, एक शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, यहाँ पर आपको को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती है उसकी पूरी तैयारी करवाई जाती है, और बी करिकुलर चैनल पर भी। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए नोट्स की क्वालिटी कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स कुछ ऐसे रहेगा दोस्तों, आप देखिए नोट्स ऐसे रहेगा आपका, और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। हर जगह जो भी जानकारी होगी उसको बढ़िया तरीके से चार्ट के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास आपके लिए किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ आपको देखिए, ये नोट्स आपके लिए है, बड़ा ही धाकड़ अंदाज में नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। हर एक चीज आपके लिए यहाँ पर विस्तार से बताई गई है, जैसे ह्वेन सांग, इत्सिंग, अलबरूनी जो भारतीय विदेशी यात्री आए भारत में, उन्होंने क्या बताया, और इस तरीके से पूरा नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको इन नोट्सों को, यानी कि इन नोट्स को प्राप्त करना, सभी यूनिट के, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के 8 इकाई हैं, 8 इकाइयों के नोट्स आपको मिलेंगे विथ आंसर, मतलब विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर के साथ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर भी होंगे साथ में। अब नोट्स आपको कैसे प्राप्त करना है, आपको एसएमएस कर देना है 9984 039 139, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना। दोस्तों क्या एसएमएस कर देना है, आपको इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा।
थर्ड सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो थर्ड सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री का ही नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री का तो मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ दोस्तों और भी जो सब्जेक्ट होंगे आपके, 2 सब्जेक्ट और भी होंगे, उनकी भी तैयारी, एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होगा उसकी भी तैयारी, 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में हो जाएगी पूरा थर्ड सेमेस्टर। जब तक थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। आपको जैसे आप फीस जमा करेंगे, फीस कैसे जमा करनी, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। यह फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और आपके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति चलाता है ऑनलाइन माध्यम या आप खुद चलाते हैं तो आप भेज सकते हैं, आपका कोई घर में चलाता तो आप भेज सकते हैं, किसी से आप पेमेंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको जोड़ा जाएगा। जैसे आप फीस जमा करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। वहीं पर आपको वीडियो लेक्चर जो पुरानी वीडियोस है उनकी लिंक भी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुराने नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको जो हमारे पहले वाले हैं, लेकिन नए नोट्स जो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, हर एक यूनिट के नोट्स आपको विथ आंसर मतलब कि विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेंगे। तो नए नोट्स के सभी यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये यूनिट नंबर 1 का आपको मैं पढ़ाऊंगा तो पीछे जो नोट्स आपको दिख रहा है ऐसे ही सभी नोट्स होंगे आपके हैंड रिटन बढ़िया तरीके से। ये केवल एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं बल्कि आपका सभी सब्जेक्ट का होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसका होगा। और को करिकुलर की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है उसका कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा विथ आंसर सीट, ठीक है। तो ये सब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप एक साथ फीस जमा करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 2 सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करेगा उसके लिए ऑफर चल रहा है। यानी कि थर्ड सेमेस्टर की फीस अभी जमा करेंगे 100 रुपए लगेगा और फोर्थ सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए। वैसे 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कम रुपए फीस है, लेकिन जब 2 सेमेस्टर अलग अलग जुड़ेंगे तो 100 भी खर्च होगा आपका, फिर 100 बाद में फिर खर्च होगा जब थर्ड का पेपर हो जाएगा, फोर्थ में जुड़ेंगे फिर 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे फोर्थ में जुड़ने के लिए। तो इसीलिए आपको 200 रुपए ना खर्च करने पड़े, इसके लिए अगर आप अभी 150 रुपए फीस जमा कर देते दोस्तों, तो 150 रुपए फीस में आपके लिए क्या व्यवस्था कर दी गई है, 150 रुपए फीस में आपके लिए दोस्तों यहाँ पर पूरा थर्ड सेमेस्टर पूरा फोर्थ सेमेस्टर यानी कि 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए आप जमा कर दीजिए। फिर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम तक आराम से पढ़िए, सभी सब्जेक्ट का लुत्फ उठाइए, हैंड रिटन नोट्स आप पाइए विथ आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी विषय का, ठीक है। ये आपके लिए फायदेमंद है। क्यों जुड़ना चाहिए आप सभी को, इसके लिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ। जैसे आप एग्जाम में आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पहले आप मार्केट से क्या खरीदते हैं, सीरीज लेते हैं। सीरीज दोस्तों एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आती है, तो आप कम से कम खरीदेंगे थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट की सीरीज, तो 6×5 = 300 रुपए आपके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं, वो आपके नहीं बचेंगे, केवल 100 रुपए में मिल जाएगा। 200 रुपए आपके यहाँ बचत है। अगर आप सोचे 60 और 2 सेमेस्टर में फीस थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कम से कम आपकी 10 सीरीज लेनी पड़ेगी, तो 600 रुपए वहां पर आपके खर्च होंगे। तो 600 रुपए के लिए केवल 150 रुपए है, तो जो भी आपको बेटर लगे कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो 150 रुपए यानी 50 रुपए छूट आपकी चल रही, उसमें 150 रुपए में आपको 2 सेमेस्टर मिल जाएगा, वैसे 200 रुपए में मिलता है। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, एमजी प्यारू बरेली रोहलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी सहारनपुर, एमजे प्यारू बरेली रोहलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, ऐसे ही जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं और आराम से पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा इन चीजों को, अब यूनिट नंबर 1 की चीजों को हम समझाने का प्रयास करते हैं और संपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1 अध्ययन के स्रोत, हेडिंग डालेंगे। इकाई संख्या 1 में क्या है, अध्ययन का स्रोत आपको पढ़ना है। सबसे पहले परिचय समझते हैं दोस्तों। किसी भी जब भी आप इतिहास पढ़ते तो इतिहास क्यों पढ़ते, इतिहास के पीछे मतलब इतिहास की जानकारी हमको कैसे होती है, क्योंकि उस समय ना हम थे ना आप थे, तो इतिहास की जानकारी हमको कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी हमको इतिहास के स्रोत ही बताते हैं, ठीक है। तो परिचय समझेंगे, लिखेंगे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले उसके स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं को जान करके उनका पुनर्निर्माण करते हैं, उनकी घटनाओं को समझते हैं, पढ़ते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, और उसी आधार पर उसका पुनर्निर्माण करते हैं। घटना कैसे हुई होगी उसको बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको स्रोतों के माध्यम से इतिहास, चूंकि उस समय हम लोग नहीं थे
तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ता है। उत्तर भारत यानी 647 से लेकर के 1200 ईस्वी का राजनीतिक इतिहास अगर समझे तो यह काल हर्षवर्धन की मृत्यु यानी 647 में हुई थी, वहां से लेकर के मोहम्मद गौरी की विजय 1200 ईस्वी में होती, लास्ट विजय तक का है। इस अवधि में उत्तर भारत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, राजनीतिक संघर्ष हुए तथा संस्कृति और समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ऐतिहासिक स्रोत की बात की जाए, ऐतिहासिक स्रोत जो कुछ है उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा एक सब परिचय समझते हैं। वे सभी साधन जिनसे हमें भूतकाल की घटनाओं के बारे में, जो बीत गया उन राजाओं के बारे में, प्रशासन के बारे में, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जो बीत गया है, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, भूतकाल के राजा राजवंश हैं, भूतकाल का समाज, प्राचीन काल का धर्म, अर्थव्यवस्था, उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, जिनके माध्यम से इन चीजों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, स्रोत का क्या महत्व है इसको समझ लेते हैं। ये सब इन चीजों को जानेंगे तभी बेटर लगेगा। तब अभी हम चल करके स्रोतों के बारे में अध्ययन करें। स्रोत का क्या महत्व है, देखें। स्रोतों की सहायता से दोस्तों इतिहास लेखन संभव हो पाता है। अगर स्रोत ना हो तो इतिहास हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस समय हम नहीं थे, तो इतिहास के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी। भूतकाल की सत्य घटनाओं एवं तथ्यों का ज्ञान होता है, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम सही सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा महत्व यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो सिचुएशन थी भूतकाल की पहले की, उसके बारे में पता चलाने में या पता लगाने में हमारे लिए स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा चौथा महत्व यह है कि स्रोत जो होते हैं, सोर्सेस जो होते हैं, रिसोर्स जो होता है, वो इतिहास की प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई कहानी बताई तो उस कहानी के लिए कुछ प्रमाण दिया, तो किस प्रमाण जो है किस आधार पर है, स्रोत के आधार पर, तो ये चीजें बेटर होती हैं। विभिन्न स्रोतों की तुलना करके सही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अलग अलग जगह से हमको स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों की हमने तुलना करी और तुलना करके हमने उसका निष्कर्ष निकाला, जिससे प्रामाणिकता अधिक सिद्ध होती। तो ये सारे महत्व हैं स्रोतों के, बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। स्रोतों के दो मुख्य वर्ग है स्रोत के। ठीक है, पहला वर्ग है दोस्तों साहित्यिक स्रोत और दूसरा वर्ग है अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो साहित्य में लिखे पढ़े होते हैं। ठीक है, जो जानकारी हमें विभिन्न ग्रंथों में, पुस्तकों में, कथाओं में, यात्रा वृत्तों, इन सभी से प्राप्त होती है, वो साहित्यिक स्रोत कहे जाते हैं। दूसरा स्रोत होता अभिलेखीय स्रोत, जो कि पत्थरों पर खुदवाए गए हैं। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से जानकारी मिली है, ताम्रपत्र के माध्यम से जानकारी मिली है, स्तंभलेख के माध्यम से जानकारी मिली है। जैसे जो जानकारी अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं, पुरातात्विक अवशेष आदि से प्राप्त होती है, उसको अभिलेखीय स्रोत कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने चीजों के बारे में थोड़ा सा परिचय समझा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत सबसे पहले चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद में अभिलेखीय स्रोत के बारे में हम आएंगे। साहित्यिक स्रोत का अर्थ समझते हैं। जो जानकारी हमें विभिन्न ग्रंथों, पुस्तकों, कविताओं, धार्मिक ग्रंथों, यात्रा वृतांतों, महाकाव्यों, नाटकों और अन्य लिखित साहित्य से प्राप्त होती हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत हमारे अतीत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन को समझने में अत्यधिक सहायता देते हैं। जो साहित्यिक सोर्सेस होते हैं वो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धार्मिक साहित्य इसी साहित्यिक स्रोत में आता है। धर्म से रिलेटेड जो जानकारी होती है, धार्मिक साहित्य वे ग्रंथ है जिनकी रचना मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई, परंतु इनमें उस समय के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जो ट्रेडिशंस थी, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं, उनका वर्णन भी किया जाता है। धार्मिक साहित्य में धर्म के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। अच्छा, साहित्यिक स्रोतों में आपका वेद वगैरह भी आ जाते हैं। वेद है, पुराण है, महाभारत है, ये सब आ जाते हैं। वेद की अगर बात करें, सब साहित्यिक स्रोत है, उसमें धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे। देखिए, वेद हमारे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। हालांकि वेदों से आधुनिक भारत के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मुख्य वेद हैं। इनमें उस समय के राजनीतिक संगठन, जनजीवन की सभाएं, समितियां कैसे बनती थी, युद्ध कैसे होते थे, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि, पशुपालन, इसकी जानकारी, वैदिक कालीन जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे ग्रंथ है पुराण। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे तमाम प्रकार के पुराण है, यानी 18 पुराण है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है। इसमें विभिन्न राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं पुराणों में।
भूगोल, धार्मिक मान्यताएं, तीर्थ, दान, उत्सव, समाज, प्रशासन और आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि आप देखते हैं भगवान राम के बारे में पुराणों में जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाती है। राजनीतिक इतिहास के लिए वंशावली और राजाओं का विवरण विशेष महत्वपूर्ण है और आपको विवरण आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है, पुराणों में। स्मृतियां उसके बाद आती है। स्मृतियां भी एक धार्मिक ग्रंथ है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, ये सारी स्मृतियां हैं। इसमें धर्म, आचार, व्यवहार, दंड नीति, राजधर्म, न्याय व्यवस्था, स्त्री पुरुष के अधिकार, संपत्ति, उत्तराधिकार के नियम, इन सबों के बारे में गृह सूत्रों में स्मृतियों में गृह सूत्रों में जानकारी मिलती है। स्मृतियां उन काल की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को जानने के लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, उपयोगी होती हैं। ठीक है, अब इसी धार्मिक साहित्य में दोस्तों, तो ये रहा सनातन धर्म का साहित्य। अब आता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये भी साहित्य, ये सब, इन सभी से भी जानकारी मिलती है। जैसे बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक नाम का एक जो है ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, 3 पुस्तकें हैं। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, दीर्घ निकाय, इसके अलावा आपका महानिकाय, जातक कथाएं, अशोक वदन, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं जो बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें महाजनपदों के बारे में, जैसे अंगुत्तर निकाय में आप देखेंगे महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। गणराज्य, नगर, व्यापार कैसे होता था, कृषि कैसे होती थी, शिक्षा कैसे लोग पाते थे, प्रशासन, न्याय, सामाजिक जीवन और धार्मिक स्थिति जो होती थी उसका विस्तार से वर्णन बौद्धों के साहित्य में आपको मिल जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ समकालीन घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि बौद्ध काल जो है इतिहास के समय काल का ही है। हर चरित्र की रचना आप हर चरित्र देखेंगे, कल्हड़ की रचना है, हर चरित्र बाणभट्ट की रचना, उसमें आपको मिलेगा महात्मा बुद्ध की भी पूरी जानकारी और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन साहित्य, आगम साहित्य, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भी भगवती सूत्र में इस महाजनपदों का वर्णन आपको मिलता है। नगरों का व्यापार, शिल्प, शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन और धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख जैन साहित्य से भी मिलता है। जैन साहित्य भी एक धार्मिक साहित्य है। जैन साहित्य भी राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो ये रहा कुछ साहित्यिक स्रोतों में, जैसे वैदिक साहित्य हो गया, महाकाव्यकालीन साहित्य होगा, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य हो गया, ये सब साहित्यिक स्रोत में शामिल होते हैं। तो ये रहा दोस्तों साहित्यिक स्रोत। अब आते हैं हम विदेशी यात्रियों के विवरण पर, यानी जैसे कि ये तो किताबें हमारे भारत की ही रही हैं, लेकिन उसी दौरान विदेशों से तमाम सारे लोग जो है यात्रा करने के लिए भारत में आते रहे। उन लोगों ने कुछ जानकारी लिखी, जैसे कि विदेशी यात्रियों का विवरण, ये भी एक ऐतिहासिक स्रोत है और इसमें भी साहित्यिक स्रोत में आता है। ठीक है, तो अभी तक धार्मिक साहित्य हमने देखा, अब विदेशी यात्रियों जब आएंगे तो विवरण लिखेंगे, अपनी पुस्तक लिखेंगे, तो उस पुस्तक में भी भारत के बारे में जानकारी दी गई है। विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करके यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। ये विवरण हमारे लिए अत्यंत ऐतिहासिक स्रोत हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला विद्वान का नाम आता है इस समय के बारे में, जिस हिसाब से हम पर लोग पढ़ रहे हैं, 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें ह्वेन-त्सांग की बड़ी भूमिका है। ह्वेन-त्सांग जो कि उस समय भारत में ही रह रहा था। ह्वेन-त्सांग, इसको युआन च्वांग भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, चाइना का यात्री था। राष्ट्रीयता इसकी चीन की है। यात्रा कालीन कब ये आया, तो 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी के बीच में भारत में यात्रा करी। 630 में भारत में आया था। यात्रा का उद्देश्य इसके था बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना और प्रमाणिक जानकारी बौद्ध ग्रंथ के बारे में देना, प्राप्त करना। प्रमुख रचना इसकी है द ग्रेट तांग रिकॉर्डर्स ऑन द वेस्टर्न रीजन, पुस्तक लिखी। चीनी नाम इसका है द तांग सियुंग जीन, ये पुस्तक है। ठीक है, जिन राज्यों का वर्णन किया, हर्षवर्धन का राज्य, कन्नौज, मगध, थानेश्वर, उज्जैन, कश्मीर, ठीक है, नेपाल, इन सभी जो है राज्यों के बारे में ह्वेन-त्सांग अपनी पुस्तक में वर्णन करता है। ठीक है, ह्वेन-त्सांग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के शासन, दरबार, प्रशासन और दानशीलता का वर्णन इसके ग्रंथ में मिलता है। समाज, धर्म, शिक्षा, नगरों, बिहारों, मंदिरों आदि का विस्तार से वर्णन करता है ह्वेन-त्सांग, और ये हर्षवर्धन के समकालीन ही था, हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। बौद्ध धर्म के विकास और विभिन्न संप्रदायों की जानकारी इसने दी है, और यह पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा भी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इत्सिंग के बारे में समझते हैं। इत्सिंग जो दोस्तों था, इसके बारे में अगर बात करें, ये भी चीन का ही निवासी था। भारत में 671 ईस्वी के लगभग में भारत में आया था। लगभग 10 वर्षों तक भारत में ये रहा। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड
आर्टिस्ट इन इंडिया, चीनी नाम इसका है द हाइची कुई निफा चुआन, ये पुस्तक लिखा। प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया इसने। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के आचार विचार नियम शिक्षा पद्धति का वर्णन, नालंदा विश्वविद्यालय की व्यवस्था विषयों और अनुशासन का विस्तार से वर्णन अपने ग्रंथ में करता है। भारतीय समाज के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, भारत के लोग भोजन कैसे करते हैं, वो कपड़ा कैसे पहनते, वेशभूषा, इन सभी के बारे में अपने ग्रंथ में जानकारी देता है। तो विदेशी यात्री कुछ रहे जो कि भारत में आए और उन्होंने इस समय विशेष के बारे में बढ़िया जानकारी दी। अल-बरूनी, अल-बरूनी जो दोस्तों था ये मध्य एशिया से आया था, ख्वारिज्म से, खास करके 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ में उनका जो है विद्वान के रूप में, चूंकि हर एक जब विद्वान राजा जाते थे आक्रमण करने के लिए, अपने साथ कुछ लोगों को, कुछ लेखकों को साथ में लेकर के जाते थे, विद्वानों को, ताकि वो दूसरी भाषाओं को समझ पाए और उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, इसकी प्रमुख किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, इसका योगदान ये रहा कि भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, ज्योतिष, गणित आदि का निष्पक्ष वर्णन किया। हिंदू समाज, जाति व्यवस्था, संस्कार, त्योहारों का विस्तार से जानकारी भी किताब उल हिंद पुस्तक में किया अल-बरूनी ने। उसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करके उन्हें अरबी भाषा में प्रस्तुत करने का काम भी अल-बरूनी ने किया। विद्वान आदमी था अल-बरूनी। इन यात्रियों से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या मिली हमको, ठीक है, इससे क्या क्या हासिल हुआ, इसको भी थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय राजनीति में क्या चल रहा था, इन यात्रियों के द्वारा बताया गया, तो उसके आधार पर पता लगा सकते हैं। राजाओं का शासन और प्रशासन कैसा रहा होगा, ये भी जानकारी मिल जाती है। नगरों, ग्रामों और मार्गों का वर्णन मिल जाता है। शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय, बिहार मंदिर का वर्णन मिल जाता है। समाज के रीति रिवाज, वेशभूषा, भोजन, इससे भी हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा धर्म और संप्रदायों की स्थिति के बारे में पता चलता है। अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। कला, स्थापत्य, संस्कृति, त्योहार के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। जनता का जीवन स्तर और नैतिक स्थिति, भौगोलिक जानकारी, इन सभी के बारे में बढ़िया जानकारी मिल जाती है। जब हम विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पूरा एक बढ़िया जानकारी मिलती है। और जो विदेशी यात्री होते हैं दोस्तों, ये निष्पक्षता के साथ चीजों को लिखते हैं। ये किसी दबाव में नहीं लिखते हैं, न किसी की बड़ाई और बुराई करते हैं। भारतीय जो इतिहासकार रहे हैं, हो सकता है कि इसे जिस राजा के यहाँ पर रहते थे उसके बारे में थोड़ी बड़ाई ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, और सामने वाले राजा के बारे में कम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, तो बिल्कुल स्पष्ट होता है और सटीक होता है और सही होता है। क्यों सही होता है दोस्तों? इसलिए सही उसको कह सकते हैं क्योंकि वह किसी राजा के दबाव में आकर के नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा, विदेशी यात्रियों का विवरण देखा। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख जो पुस्तकें रही हैं जो कि उस समय लिखी गई, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हर्षचरित नाम की एक रचना है जो बड़ी फेमस है, उस समय लिखी गई है। हर्षचरित की रचना को लिखते हैं बाणभट्ट नाम के एक संस्कृत के महान विद्वान है। 7वीं सदी लगभग में 605 से 647 ईस्वी के समय काल की पुस्तक है। संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी, यानी हर्षवर्धन की जीवनी कह सकते हैं। इसमें हर्षवर्धन के पूर्वजों, उनके राज्य प्रशासन, युद्ध, दानशीलता, व्यक्तित्व और समकालीन समाज का वर्णन मिलता है। यानी हर्षवर्धन के समय काल के बारे में विस्तार से, उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी इस ग्रंथ में हर्षचरित में मिल जाता है। ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, हर्षकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। पहला है आत्मचरित, दूसरा है हर्षचरित और तीसरा है उत्तरचरित। इस तरीके से 3 ग्रंथों में आप इसको समझ, मतलब कि 3 पार्ट में इसको बांटा गया है इस ग्रंथ को, हर्षचरित को। बस यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हर्षचरित के लेखक कौन है और बाणभट्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, बस इतना जानकारी दीजिए और कुछ ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। दूसरे विद्वान मतलब की दूसरी रचना है कादम्बरी, बड़ी फेमस पुस्तक है जो कि इसके बारे में जानकारी देती है हमको, साहित्यिक स्रोतों में आती है ये भी। ठीक है, ये जानकारी हमको दे, ऐतिहासिक स्रोत भी कह सकते हैं। कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट की रचना है, 7वीं शताब्दी की है, संस्कृत भाषा में लिखा। यह गद्य काव्य है, उपन्यास है। इसमें चंद्रापीठ और कादम्बरी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें उस समय की सामाजिक रीति रिवाज कैसे रहा होगा, विवाह पद्धति कैसी थी, नागरिक जीवन, शिक्षण, स्त्रियों की स्थिति और संस्कृति का ज्ञान इस रचना से, कादम्बरी से मिलता है, जो कि बाणभट्ट की ही रचना। हर्षचरित, कादम्बरी, ये सब रचना बाणभट्ट ने ही लिखा है। अगली रचना है दोस्तों विक्रमांक देवचरित, तीसरी पुस्तक है। विक्रमांक देवचरित की अगर बात की तो बिल्हड़ नाम का एक विद्वान है, उसने लिखा है।
लगभग में 1050 ईस्वी के समय काल 11वीं शताब्दी में। संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है विक्रमांक देवचरित। यह कश्मीर के राजा विक्रमांक यानी विक्रमादित्य चतुर्थ की प्रशस्ति काव्य है, यानी राजा विक्रमादित्य के जो है प्रशंसा में लिखा गया काव्य है। यह कश्मीर के राजा के बारे में है। इसमें विक्रमांक की वंशावली यानी विक्रमादित्य की वंशावली, उनके विजय, उनकी दानशीलता और उनकी जो क्वालिटी थी उसके बारे में विस्तार से जानकारी लिखी गई है। ऐतिहासिक महत्व इस पुस्तक का ये है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर की राजनीतिक सिचुएशन यानी पॉलिटिकल स्थिति, प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उन सभी के बारे में बढ़िया नॉलेज, बढ़िया जानकारी विक्रमांक देवचरित के माध्यम से कश्मीर के प्रशासनिक चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगली पुस्तक है रामचरित। रामचरित पुस्तक की अगर बात की जाए, रामचरित मानस रामचरित संध्याकार नंदी नाम के लेखक उन्होंने लिखा है 12वीं शताब्दी में, संस्कृत भाषा में, नाट्य काव्य है। इसमें राम की कथा के साथ साथ हर्षवर्धन की प्रशंसा भी करी गई है। ऐतिहासिक महत्व, हर्षकालीन दरबार, समाज, संस्कृति और राज व्यवस्था का ज्ञान इस ग्रंथ से मिलता है। अगला दोस्तों है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नाम का जो ग्रंथ है इसको लिखा जयानक नाम के विद्वान ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया, यानी 1150 के बाद। संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज चौहान की प्रशस्ति का काव्य है ये। और इसमें पृथ्वीराज की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वीराज की जो विजय है वो क्या क्या है, प्रशासन कैसे चलाते थे, दानशीलता, इन सभी का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक महत्व है कि चौहान वंश और उनके राज्य की राजनीतिक स्थिति और दरबारी जीवन की जानकारी इस पुस्तक में, जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय में दी गई है। अगली पुस्तक है राज तरंगड़ी, जिसको लिखा है कल्हड़ साहब ने। कल्हड़ नाम के विद्वान है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी को दोस्तों ऐतिहासिक आधार पर लिखा और यह जानकारी इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, अब तक की सबसे जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें जितनी मैंने बताई उन सब में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कल्हड़ की राज तरंगड़ी, जो कि कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के बारे में बढ़िया जानकारी देती है। 12वीं शताब्दी लगभग 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। संस्कृत भाषा की पुस्तक है राज तरंगड़ी। यह कश्मीर का इतिहास है। इसमें कश्मीर के चंद्रगुप्त से लेकर के कल्हड़ के समकालीन राजा तक के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि यह प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये इतिहास के प्रमाणिकता को भी सिद्ध करता है। इससे कश्मीर की राजनीतिक घटनाओं, शासकों की वंशावली, युद्धों, षड्यंत्रों, प्रशासन, समाज एवं संस्कृति का विस्तृत ज्ञान मिलता है। विशेषता यह है दोस्तों कि कल्हड़ ने इसे प्रमाणिक स्रोतों, अभिलेख, पुरालेख, लोक परंपरा, सरकारी दस्तावेज के आधार पर लिखा, इसलिए इसे भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जानकारी सबसे पहला जो ग्रंथ माना जाता है इतिहास, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साक्ष्यों के आधार पर एकदम से फैक्ट जानकारी के साथ, वो है कल्हड़ की राज तरंगड़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कल्हड़ की राज तरंगड़ी को थोड़ा सा और परिचय समझते हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न कल्हड़ की राज तरंगड़ी से बढ़िया प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ये बात ध्यान रखिएगा। कल्हड़ का परिचय समझते हैं। कल्हड़ दोस्तों 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना कश्मीर के राजा जयसिंह के आदेश पर करी थी। कल्हड़ ने अपने ग्रंथ का नाम राज तरंगड़ी रखा था। इनकी रचना काल जो है 1148 से 1150 ईस्वी का समय काल है राज तरंगड़ी लिखने का। कल्हड़ की का मौलिक और अमर ग्रंथ माना जाता है राज तरंगड़ी। और ऐतिहासिक स्रोत के हिसाब से अगर देखें तो हर एक इतिहास में इस ग्रंथ को पढ़ना जरूरी होता है। राज तरंगड़ी का परिचय। राज तरंगड़ी का अर्थ है राजाओं की तरंगों यानी लहरों के समान क्रमबद्ध इतिहास। राजाओं का क्रम से वर्णन किया गया, कौन से राजा पहले कौन से बाद में आए हैं, पूरा एक वंशावली बढ़िया तरीके से बताई है। इस ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का इतिहास आदि काल से लेकर के यानी प्राचीन काल से लेकर के कल्हड़ के समकालीन लगभग में 1148 ईस्वी तक का पूरा जानकारी दी गई है। इसमें कुल मिलाकर के 8 तरंगे यानी 8 अध्याय हैं। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कितने अध्याय? 8 तरंगे हैं यानी 8 अध्याय हैं। कल्हड़ ने विभिन्न स्रोतों यानी अभिलेखों, पुरालेखों, लोक कथाओं, पूर्ववर्ती ग्रंथों और स्वयं के अवलोकन के आधार पर यह इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है। राज तरंगड़ी का ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की जाए, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है, इसलिए है क्योंकि यह कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन स्रोत है। इससे पहले कोई इतना प्रमाणिक ग्रंथ नहीं आया था। इसमें कश्मीर के राजाओं की वंशावली, उनके राज्य का विस्तार, युद्ध, संधियां, प्रशासन तथा जनजीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसके अलावा इसमें 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ कश्मीर की भूगोल, समाज, धर्म, साहित्य, रीति रिवाज तथा लोक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है इस ग्रंथ से, इस पुस्तक से, राज तरंगड़ी से।
कल्हड़ ने निष्पक्ष और तटस्थ भाव से घटनाओं का वर्णन किया है, किसी के दबाव में कोई रचना कल्हड़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, यानी मील का पत्थर का काम करता है, जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। राज तरंगड़ी इतना विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि इसलिए विश्वसनीय मानी जाती है क्योंकि इसके जो तथ्य हैं बिल्कुल सही है। कैसे सही है इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, कल्हड़ ने अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वयं लिखा है कि उसने सत्य की खोज के लिए अनेक पुराने ग्रंथों को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा, शिलालेखों को पढ़ा, लोक कथाओं और विश्वसनीय व्यक्तियों से जानकारी जा करके एकत्र की है कल्हड़ ने, तब जाकर के उसने राज तरंगड़ी को लिखा है। ऐसे नहीं लिख दिया है कि अपना मन ग्रंथ कहानी लिख दी। उसने घटनाओं का वर्णन पक्षपात रहित और तटस्थ होकर के किया, किसी के दबाव में किसी की बड़ाई किसी की बुराई नहीं की, जो था उसी को बताया है। कई घटनाओं की पुष्टि अन्य स्रोतों से, जैसे अभिलेख, सिक्कों, विदेशी यात्रियों के विवरणों से, कल्हड़ के राज तरंगड़ी में जो बातें बताई जाती हैं उन बातों का समर्थन हो चुका। तमाम अभिलेखों में उस जो कल्हड़ ने लिखा सही बताया जा चुका है। सिक्कों में विदेशी यात्रियों ने भी जो कल्हड़ ने बताया वही बताया है, इसलिए कल्हड़ का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। फिर भी कुछ स्थानों पर कल्हड़ ने अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर दिया है, लोक कथाओं और चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन भी किया है, जिन्हें पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं माना जाता। इसीलिए ठीक है, इसलिए राज तरंगड़ी को समानता विश्वसनीय किंतु आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ने के योग्य ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। लेकिन अगर जहां पर बात आ जाएगी तथ्यात्मक रूप से, वहां पर ये भी पीछे हट जाती है कुछ मामलों में, बाकी सभी मामलों में बिल्कुल ठीक ग्रंथ है। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट आपके लिए तैयार किया गया है, प्रमुख ग्रंथ, उनकी विशेषताएं और उनके जो समय काल और उनके जो लेखक हैं। ऐसे हर्षित बाणभट्ट ने लिखा 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वर्णन मिलता है, गद्य काव्य है। कादम्बरी भी उन्हीं की रचना, 7वीं शताब्दी, गद्य काव्य है, चंद्रापीड़ और कादम्बरी की प्रेम कहानी है उसमें। विक्रमादित्य बिल्हर ने लिखा 11वीं शताब्दी में, कश्मीर के राजा विक्रमांक विक्रमादित्य षष्ठ की प्रशंसा की गई है। रामचरित संध्या वानंदी की पुस्तक है, 12वीं शताब्दी की, नाट्य काव्य राम की कथा पर आधारित है। हर्षवर्धन के बारे में भी इसमें बताया गया है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने? जयानक ने, 12वीं शताब्दी में। चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है। नीति वाक्य दूतम की अगर बात की जाए, वाक्य अमृत, ठीक है, नीति वाक्य अमृत सोमदेव ने लिखा है, 12वीं शताब्दी का है। राजनीति, नीति शास्त्र और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि की बात की तो मेरुतुंग 14वीं शताब्दी, जैनाचार्यों और राजाओं की जीवनियां इसमें लिखी गई हैं। इस तरीके से हमने चीजों को जान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं अब अभिलेखों के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने साहित्यिक स्रोत को विस्तार से समझा, अब आप पुरातात्विक स्रोतों के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब अभिलेख क्या होता है? रिकॉर्ड्स, इसको आप इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। अभिलेख का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अभिलेख वे लिखित सामग्री हैं। क्या होते हैं? लिखित सामग्री हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, जो धातुओं पर, मृदा पर, यानी मृदा के पत्र पर, ठीक है, या अन्य अस्थायी स्थानीय पदार्थों पर उकेरी लिखी जाती, खुदाई करके लिखी जाती है, फिर उस पर छपाई। समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो अभिलेख होते हैं। देखिए, अभिलेख कई माध्यम से लिखे जाते हैं। इससे पहला कुछ एक पत्थर शिलाओं पर, जैसे आप सड़क किनारे आप देखते हैं तमाम, जैसे कोई सड़क किसने बनवाई उस पर शिलालेख करवा देते हैं, उसी पर एक पत्थर लगवा करके उसी पर लिखवा देते हैं। ताम्र पत्र, तांबे के पत्र पर लिखाई होती है, ये तांबे का पत्र, उस पर लिखाई होती थी खुदाई। मुद्राओं पर लेख होता था, और मृदा के मतलब कि मृद पत्र, यानी कि मृदा के पात्र पर, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मृदभांड, उन पर भी लिखाई होती थी। तो इस तरीके से ये अभिलेख के माध्यम होते हैं, मुद्रा पर, ताम्र पत्र पर, शिला पर, और जो है मिट्टी के बर्तनों पर, इस तरीके से लिखा जाता था। अभिलेख दोस्तों कई प्रकार होते हैं अभिलेख के। जैसे सबसे पहले होते हैं प्रशस्तियां, ये राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती है प्रशस्तियां। जैसे कल्हड़ की राज तरंगड़ी, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति है, एहोल प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति है। ठीक है, इसमें राजा की वंशावली, विजय, कितना युद्ध जीता उन्होंने, दान कितना दिया है, गुण क्या थे उनके, धार्मिक कार्य क्या क्या किए हैं राजा महाराजाओं ने, प्रशस्ति में उसी के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों जो है समुद्रगुप्त के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। ठीक है, ताम्र पत्र की अगर बात की दोस्तों, तांबे की पट्टियों पर लिखे गए अभिलेख होते हैं। दान पत्र, जैसे दान का पत्र है तो उस पर, दान के पत्र पर लिखा जाता था, उसमें पैसा डालने वाला, मंदिर वगैरह में रखा जाता है। ठीक है, कर मुक्ति, भूमि अनुदान, इन सभी विषयों की जानकारी देते हैं तो ताम्र पत्र होते हैं। उदाहरण जैसे दामोदरपुर का ताम्र पत्र, जूनागढ़ का ताम्र पत्र, अभिलेख, ये सब बड़े फेमस है। तीसरा है आपका दोस्तों शिलालेख, पत्थरों या चट्टानों पर उकेरे गए लेख को, उकेरा मतलब की छीनी थोड़ी सी लेकर के उस पे पत्थर को काट काट करके लिखा जाता था। ये भी एक प्रकार शिलालेख था। ये अस्थायी होते थे तथा दीर्घकाल तथा सुरक्षित रहते थे। उदाहरण के रूप में अशोक के शिलालेख, नासिक शिलालेख आदि ये सब से माने जाते हैं। ठीक है, ये शिलालेख है दोस्तों। क्लियर?
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अन्य अभिलेखों की अगर बात की दोस्तों, तो अन्य अभिलेख जैसे मुद्रा लेख की अगर बात की जाए तो सिक्कों पर लिखे गए लेख होते हैं ये। और मिट्टी के लेख मिट्टी के बर्तनों पर लिखे जाते हैं, मुहरों पर, या जो है मिट्टी की जो चीजें बनती है उस पर लिखे जाते हैं। लकड़ी, धातु, स्तंभ, गुफा, ये सब उत्कीर्ण लेख भी होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अब प्रशस्तियों की विशेषताओं की अगर बात की, प्रशस्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, ये प्राय संस्कृत भाषा में लिखी जाती प्रशस्तियां। इनका उद्देश्य राजा के कीर्ति का प्रचार करना होता है। इनमें धार्मिक आस्था, दान, समाज कल्याण और प्रशासनिक उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इतिहास लेखन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, प्रशस्तियां जो होती है। ठीक है, ये प्रशस्तियां आप देख लीजिए। ताम्रपत्रों की विशेषताएं, भूमि दान या कर मुक्ति संबंधी आदेश जो होते हैं वो ताम्र के पत्रों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, मोहर या मुद्रा अंकित होते मुद्राओं पर भी प्राय संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली, नाम ग्राम, सीमा और दान की शर्तें सब कुछ लिखी होती है। वहीं पर अगर बात की जाए शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेखों की विशेषताओं की बात करें तो पत्थर पत्थर की दीवारों पर, स्तंभों पर, चट्टानों पर, मंदिरों या गुफाओं पर इसको खुदवाया जाता है। ठीक है, दीर्घ काल तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक, क्योंकि पत्थर बड़े लंबे समय तक रहते हैं। इनसे राजाओं की वंशावली, युद्ध, दान, निर्माण कार्य, धार्मिक विचार, इन सभी का वर्णन मिल जाता है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की दोस्तों, तो ये हमारे इतिहास के प्रमुख स्रोत होते हैं अभिलेख, और इनसे जानकारी सही मिलती है। इनसे राजाओं की वंशावली के बारे में, शासनकाल, विजय अभियान और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भाषा, यानी चूंकि जिस भाषा में लिखा गया तो भाषा के बारे में उस समय की, जिस लिपि में लिखा गया तो लिपि के बारे में जानकारी, से ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा गया, खारोष्ठी लिपि में लिखा गया कुछ लेख मिलते हैं अशोक के। साहित्य, कला के इतिहास के अध्ययन में मदद मिलती है इससे। तिथियों का निर्धारण और ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। तो ये सब चीजें आपने समझा दोस्तों, ये थे अभिलेख। आप प्रमुख अभिलेखों के बारे में बताते हैं कि जो प्रमुख अभिलेख जो है, जो कि एक प्रकार से इस समय के इतिहास, जिस समय के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बारे में कौन से अभिलेख हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने चाहिए, जानने चाहिए। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। यह अशोक का स्तंभ है दोस्तों। इसी अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तार से इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हर्षेण नाम के, उनके द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसकी रचना का समय है 4वीं शताब्दी ईस्वी, यानी कि लगभग में 335 ईस्वी के समय में उत्कीर्ण करवाया गया, इसको खुदवाया गया। समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं के बारे में, उनके राज्य विस्तार के बारे में, समुद्रगुप्त का प्रशासन कहां से कहां तक रहा और कैसे करता था, दानी कितना था, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म के बारे में, उसका कौन सा धर्म था, राजकीय गुण, इन सभी के बारे में। और समुद्रगुप्त दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक था, कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसीलिए इस लेख पर एक भी युद्ध हारने का वर्णन नहीं किया गया है। यह अभिलेख गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें पूरी जानकारी गुप्त काल के बारे में मिल जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, राजकीय उपलब्धियां इसमें लिखी गई हैं, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। महाराजा धीराज, लिच्छवी, दौहित्र, पराक्रमी, दानवीर, ये सब जो उपाधियां हैं ये सब इसमें लिखी गई हैं। जो है अशोक के जो अशोक का जो चक्र वो था, खंभा था, उसी खंभे पर इसको खुदवाया गया है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख की अगर बात की दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था और हर्षवर्धन साहब हार गए थे। उस हारने का वर्णन भी इसमें किया गया है। यह अभिलेख कर्नाटक के एहोल स्थान पर स्थित है। यह चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है एहोल अभिलेख को। ठीक है, इसकी रचना 7वीं शताब्दी ईस्वी में, लगभग में 634 ईस्वी में की गई है। इसमें पुलकेशियन की विजयों, उनकी वंशावली, प्रशासनिक कौशल, शत्रुओं पर विजय और राष्ट्रकूट व अन्य शक्तियों से संघर्ष उनका कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और सबसे प्रतापी शासक पुलकेशियन ही था, जिसने हर्षवर्धन जो उत्तर भारत के महान शासक थे उनको भी पराजित किया था, ऐसा इस अभिलेख में मेंशन किया गया है। ठीक है, वहीं पर तीसरा जो अभिलेख है सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट चाहिए, वह ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर के अभिलेख की अगर बात की तो राजा मिहिर कुल जो है बड़े फेमस राजा है, उनके अभिलेख हैं ये, उनके बारे में बढ़िया जानकारी यहाँ से मिल जाती है।
यह अभिलेख तो मिहिर कुल के बारे में पढ़ेंगे आप आगे चल करके। यह अभिलेख ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के किले की एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया है। यह हूण शासक मिहिर कुल, हूण शासक थे ये, बाहर से आए थे मिहिर कुल, उनसे संबंधित है। इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसमें मिहिर कुल की उपाधियां, उनके युद्ध का वर्णन और उनकी प्रशंसा बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। उत्तर भारत में होड़ों के प्रभाव और उनकी शक्ति का महत्वपूर्ण प्रमाण इस अभिलेख से मिल जाता है, ग्वालियर के अभिलेख से। ठीक है। अच्छा, ताम्रपत्रों का महत्व क्या है इसको भी समझ लेते हैं, और प्रशासन समाज की जानकारी यहां से कहां मिली। देखिए, ताम्रपत्र तांबे की पट्टियों पर उत्कीर्ण होते थे। इनका प्रयोग भूमि दान देते थे उसमें उसको लिखने के लिए, अधिकार प्रदान करने, कर से छूट देने आदि के लिए किया जाता था। इसमें राजा का नाम, वंश, उपाधियां, दान का कारण, भूमि की सीमा, और इसके अलावा जो है जो भी उसके होते थे उसका नाम, तिथि, इन सभी का वर्णन होता था, जो लाभार्थी होते थे उनका। ताम्रपत्र, ठीक है, जैसे दामोदरपुर का ताम्रपत्र, गुर्जर प्रतिहार ताम्रपत्र, राष्ट्रकूट ताम्रपत्र, चालुक्य ताम्रपत्र, ये सब आपको मिले हैं। अभी कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर ये सब सुरक्षित रखे हुए हैं, जो भी मिला हुआ है। प्रशासन एवं समाज की जानकारी की अगर बात की, इनसे क्या मिलती है? देखिए, अभिलेखों से प्रशासनिक पदों, अधिकारियों, कर व्यवस्था, दंड व्यवस्था, इन सभी की जानकारी हमको मिल जाती है। प्रशासन और समाज की जानकारी किससे? अभिलेखों से। राज्य की सीमाएं कहां तक थी, विजित प्रदेश यानी कौन कौन से देशों को जीता था, प्रदेशों को, अधीनस्थ राज्य और सामंतों की व्यवस्था का पता भी अभिलेखों से चलता है। इसके अलावा भूमि दान अभिलेखों से, कृषि भूमि मापन, कर से मुक्ति, ब्राह्मणों और अधिकारियों को दिए गए अनुदानों की जानकारी भी ताम्रपत्र से मिल जाती है, अभिलेखों से मिल जाती है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, धार्मिक सहिष्णुता, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की क्या स्थिति रही उस समय, उन सभी के बारे में शिक्षा के संकेत के प्रमाण, ये सब भी इस समय मिल जाते हैं इस अभिलेखों में। ठीक है। अब आगे देखते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा भी एक जो है पुरातात्विक स्रोत है। मुद्राओं में भी कुछ चीजें लिखी रहती है, कुछ फोटो लगी रहती है, उससे भी हमको इतिहास में जानकारी मिलती है। सिक्कों का महत्व यह है कि सिक्के प्राचीन काल में आर्थिक लेन देन का प्रमुख साधन थे। इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होता है सिक्का। इनसे उस काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति, समाज, धर्म, कला और शिल्प की जानकारी मिलती है। सिक्कों की सहायता से दोस्तों राजा का नाम उसमें चूंकि लिखा रहता है, राजा की उपाधियां भी सिक्कों पर उत्कीर्ण होती हैं, राजा के विजय वगैरह भी कभी कभी, विजय राजधानी, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी का वर्णन भी सिक्कों पर कभी कभी मिल जाता है। सिक्के अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, इसलिए जहां जहां तक वो सिक्के मिले हैं, इसका मतलब है कि वहां वहां तक ये सिक्के चलते थे, यानी कि वहां वहां तक इनका राज्य था। ठीक है। और वो सिक्के अगर विदेशों में मिले, इसका मतलब है कि विदेशों में भी व्यापार हो रहा था हम यहाँ से। सिक्के उस समय की मौद्रिक प्रणाली, वाणिज्य यानी कॉमर्स, कर व्यवस्था, टैक्स वाला पूरा मामला, और इंटरनेशनल व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिक्कों के माध्यम से ही सब चीजें हो पाती हैं। ठीक है। धातु से निर्मित वह टुकड़ा दोस्तों सिक्का कहलाता है जिस पर किसी शासक, राज्य चिन्ह या लेख अंकित होता है, जिसका उपयोग विनिमय यानी कि लेन देन के साधन के रूप में किया जाता है, उसी को सिक्का या मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। अब धातुओं के बारे में समझे। कई धातुओं की मुद्राएं प्रचलित थी, जैसे कि प्राचीन काल के सिक्के मुख्यतः 3 धातुओं से बनाए जाते, 3 से 4। जैसे सोने का सिक्का सबसे प्राचीन सिक्का माना जाता था। उच्च मूल्य के सिक्के विशेष अवसरों पर चलाए जाते थे, सोने के सिक्के। दूसरा था रजत यानी चांदी का। सामान्य लेन देन के लिए सबसे अधिक प्रचलित था चांदी का सिक्का। ठीक है। ताम्र यानी तांबे का, छोटे लेन देन के लिए तांबे का सिक्का प्रचलित था। सीसा और कांसा मिश्र धातु मिलाकर के बनाया जाता था। कुछ स्थानों पर इसका भी प्रयोग मिलता है जो मिश्र धातु का बनता था। स्वर्ण सिक्के दोस्तों आकर्षक होते थे, टिकाऊ होते थे और कम मात्रा में उपलब्ध थे। प्रयोग उच्च मूल्य के सिक्के थे। दान और पुरस्कार के लिए स्वर्ण के दान किए जाते थे। रजत यानी चांदी, मजबूत, टिकाऊ होते थे, आसान उपलब्ध थी चांदी इसलिए, और ज्यादा चांदी थी तो इसलिए चांदी के सिक्के प्रचलन में ज्यादा थे। समान व्यापार के लिए, कर और भुगतान के लिए चांदी के सिक्कों का ही प्रयोग प्राचीन काल में होता रहा। ताम्र सस्ता, आसानी से उपलब्ध और टिकाऊ था तांबे का सिक्का। छोटे लेन देन के लिए तांबे का सिक्का का प्रयोग होता था। मिश्र धातु में इसे कम लागत और टिकाऊ होता था। स्थानीय प्रयोग और छोटे राज्यों में प्रचलित था मिश्र धातु के सिक्के। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं राजाओं के सिक्के कुछ थे। ठीक है, अब उसको समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में अनेक राजवंशों ने अपने अपने नाम और अपने अपने चिन्हों वाले सिक्के जारी किए थे। जैसे कि कुषाण वंश के शासकों की बात की जाए तो कुषाण वंश के शासकों में कनिष्क, हुविस्क, वसु आदि राजाओं ने स्वर्ण सिक्का, रजत और ताम्र सिक्के चलवाए थे। इन पर ग्रीक बैस्टेरियन शैली का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
गुप्त वंश की अगर बात की तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी के स्वर्ण सिक्के अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन राजा की विविध मुद्राएं जैसे अश्वमेध, बीड़ावादन आपको मिलेगा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। व्याघ्र का वध करते हुए ये सब दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे गुप्त वंश समुद्रगुप्त का स्वर्ण का सिक्का यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बीड़ा बजाते हुए उनको कहीं कहीं पर दिखाया गया है, यहाँ पर कहीं पर जो है बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये सब सिक्कों पर दिखाया गया है। अगला सिक्का दोस्तों जो चलता था शक-छत्रप सिक्का। शक-छत्रप की अगर बात की जाए, रजत सिक्के अधिक प्रचलित थे जिन पर यूनानी तथा ब्राह्मी लिपि में लेख मिलते थे। ठीक है। और सातवाहन सिक्कों की अगर बात की, शीशे, तांबे और मिश्र धातु के सिक्के थे सातवाहन वंश के शासकों पर। प्राकृत भाषा में लेख मिलते हैं। ये जो है उसका था सिक्का दोस्तों, किसका सिक्का था? सातवाहन वंश के लिए। दक्षिण के राज्य चोल, पांड्य, चेर, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजाओं ने भी अपने प्रतीक और नामांकित सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। सिक्कों से प्राप्त आर्थिक और राजनीतिक जानकारी। देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए धातुओं का उपयोग व्यापार, कर व्यवस्था, मजदूरी, मूल प्रणाली की जानकारी मिलती थी। राजनीतिक जानकारी, राजाओं के नाम, उपाधियां, वंश, राज्य की सीमा कहां तक थी, अब विभिन्न विजय अभियान, इन सभी का पता सिक्कों के माध्यम से चलता है। प्रशासनिक जानकारी, कुछ सिक्कों पर अधिकारी, उपाधियां, राज्यों के प्रतीक, ये सब आपको लिखे हुए मिल जाते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी की बात की जाए तो देवताओं की मूर्तियां भी कभी कभी सिक्कों पर बनवा दी जाती थी। ठीक है। धार्मिक प्रतीक, यज्ञ, पर्व, कला, संगीत आदि का ज्ञान भी सिक्कों पर मिलता था। अंतरराष्ट्रीय संबंध की अगर बात की तो यूनानी, शक, कुषाण, रोमन आदि के सिक्के भारत में मिलते हैं जो विदेशी व्यापार के प्रमाण है। क्योंकि ये सिक्के जब हमको मिलते हैं, यूनान के सिक्के, शकों के, कुषाणों के, रोमन साम्राज्य के सिक्के, इसका मतलब है कि इन सभी देशों में भारत का व्यापार होता रहा है। ठीक है, यहाँ से लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए। गुप्त काल को स्वर्ण मुद्रा युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के भारतीय सिक्का शास्त्र के उत्कृष्ट उदाहरण है। सिक्कों की खोज से इतिहास को तिथि निर्धारण करने में सहायता मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर तिथियां लिखी रहती हैं। क्योंकि जैसे इससे कौन से राजा किस समय के थे इसके बारे में प्रमाणिकता जो है हमको मिल जाती है। ठीक है। सिक्के हमारे अतीत की मुख्य वाणी होते हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास की विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इनके अध्ययन से दोस्तों प्राचीन भारत के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जानकारी मिल जाती है। ये थी। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ समझते हैं। वह भौतिक अवशेष जो मानव द्वारा अतीत में निर्मित किए गए हैं और भूमि के भीतर या ऊपर सुरक्षित मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ये स्रोत हमारे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्मारक जैसे कुछ मिले हमको, जैसे प्राचीन काल में राजाओं, शासकों, धर्मगुरुओं तथा महान व्यक्तियों की स्मृति में अनेक प्रकार के स्मारक बनवाए गए। स्तूप, विहार, गुफाएं, तोरण, किला, राजमहल, दुर्ग, उद्यान, ये सब तमाम प्रकार के बनवाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे सब बगल में बना हुआ है। उदाहरण के रूप में सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, बराबर की गुफाएं, अशोक स्तंभ, फतेहपुर सीकरी, इन सभी के स्तंभ और इन सभी के जो है चीजें से हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। उस काल की राजनीतिक शक्ति, धार्मिक विश्वास, कला और स्थापत्य कला की जानकारी इन्हीं स्मारकों से, इन्हीं गुफाओं से, इन्हीं विहारों से मिल जाती है। दूसरी चीज, मंदिर बहुत सारे मिले हैं। मंदिर में आप देखते हैं, मंदिर की अगर बात की स्ट्रक्चर की तो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इनका निर्माण मुख्यतः धार्मिक आस्था, भक्ति और कला के विकास को दर्शाता है। जैसे खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सब मंदिर बड़े फेमस है। आप देखिए कुछ इस तरीके के मंदिर बनते थे। ठीक है, तो ऐसे तरीके से बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। आगे मूर्ति कला, जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति को लेकर काफी डिबेट रहता है। अलग अलग मूर्ति कला, जैसे गंधार शैली की, ठीक है, और ऐसे ही मूर्ति कला, मथुरा शैली की। तो मूर्ति कला प्राचीन काल में पत्थर, धातु और मिट्टी, टेराकोटा, हाथी दांत आदि से मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में देवी देवता, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकरों और राजाओं और नर्तकियों दैनिक जीवन में दृश्य अंकित मिलते थे उन सभी पर। ठीक है, उदाहरण के रूप में मथुरा की यक्षिणी की मूर्तियां, अमरावती की मूर्तियां, सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा, ये सब आपको जो है देख करके आप देखेंगे उस समय ऐसी कला विकसित रही होगी। इनसे उस समय की धार्मिक मान्यताओं, वेशभूषा कैसे पहनते थे लोग, आभूषण क्या पहनते थे लोग, ठीक है, उनका कला और कौशल और समाज की संरचना का ज्ञान मूर्तियों से भी हो जाता है। अगला है दोस्तों ये सब, अगला है आपको क्या, अगला है स्थापत्य कला। जैसे प्राचीन काल की स्थापत्य कला अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण थी। कई प्रकार की चीजें बनाई जाती थी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन, महल, स्तंभ, तोरण, गुफा, विहार आदि शामिल इसमें है।
जैसे अशोक का स्तंभ आप देख लीजिए, बराबर की गुफाएं देख लीजिए, अजंता एलोरा की गुफाएं आप देख लीजिए, विजयनगर का मंदिर परिसर आप देख लीजिए जाकर के, तो आपको लगेगा कि हाँ उस समय ऐसी टेक्निक मौजूद थी जो आज शायद उतनी परफेक्ट आपको नहीं मिल पाएगी। इनसे निर्माण तकनीक, शिल्पकला सामग्री के उपयोग और सौंदर्य बोध का पता चलता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी कहाँ से, कोई कोई चीज दबी हुई है, कोई कोई चीज ऊपर ही है, तो ये सब जो तोड़ है, तो मूर्तियां हैं, सब ऊपर मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको दबी हुई मिलती हैं, जैसे कि जब आप खुदाई करते हैं तब उसमें प्राप्त होती हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री, जैसे कि पुरातात्विक उत्खनन से अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सामग्री जैसे मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। सिक्के बहुत सारे, औजार, आभूषण, मोहरे तमाम सारी, मनके, अस्थियां, अनाज के अवशेष, ईंटें, धातु वस्तुएं, जैसे तमाम प्रकार की चीजें जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी, ये सब आपको मिले हुए हैं। खुदाई में जब खुदाई होता है तो उसमें प्रमाण में तमाम सारी चीजें मिलती हैं। उदाहरण स्थल से हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कौशाम्बी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजघाट, इन सभी से तमाम जानकारी मिली है। इनसे प्राचीन लोगों की आर्थिक स्थिति, व्यापार, शिल्प, तकनीक, भोजन, वेशभूषा तथा दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। अब आगे समझते हैं, स्रोतों का मूल्यांकन करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोतों की थोड़ा सा तुलना कर दे अगर हम थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से देखें। जैसे स्वरूप, साहित्यिक स्रोत काव्य, गद्य, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत और चरित्र होते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण हो सकते हैं। जबकि अभिलेखीय स्रोत में शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं, अभिलेख, प्रशस्तियां, ये सब शामिल होती हैं। अधिकांश बाद के काल में लिखे गए हैं ये। ठीक है, धार्मिक साहित्यिक स्रोत, जबकि अभिलेखीय स्रोत निर्माण जारी उसी समय हुआ है। ठीक है, उद्देश्य, चूंकि जब घटना हो गई उसके बहुत बाद में लिखा गया है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता उतनी नहीं होती, लेकिन अभिलेखीय स्रोत जब घटना घटित हुई उसी समय का रहता है वो। ठीक है, उद्देश्य, साहित्यिक स्रोत का उद्देश्य धार्मिक, नैतिक, साहित्यिक और उपदेशात्मक और मनोरंजनात्मक जानकारी प्राप्त करना है, जबकि अभिलेखीय स्रोत प्रशासनिक सूचना, दान, विजय, कीर्ति और प्रचार दिखाते हैं। भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, साहित्य इसमें भी है, इसमें भी संस्कृत, ब्राह्मी, सारदी, शारदा, नागरी, इन सभी लिपियां आपको दिखाई पड़ती है। प्रामाणिकता यह कि लेखक की कल्पना, पक्षपात, अतिशयोक्ति इसमें हो सकती है। साहित्यिक स्रोत में लेखक अपने मन से कुछ लिख सकता है, बढ़ा घटा सकता है, लेकिन समकालीन होने से अभिलेखीय स्रोत में कोई घटाना बढ़ाना संभव नहीं है और वो प्रमाणिक अधिक माना जाता है। जानकारी का क्षेत्र, धर्म, समाज, संस्कृति, विचार, नीति और जीवन शैली के बारे में साहित्यिक स्रोतों से काफी अच्छी जानकारी मिलती है, जबकि अभिलेखीय स्रोतों से राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक और स्थानिक सूचना मिलती है। अस्थायित्व की अगर बात है, नष्ट होने की संभावना इसकी साहित्यिक स्रोतों की अधिक रहती है, और जबकि अभिलेखीय स्रोत टिकाऊ होते हैं, पत्थर धातु पर उत्कीर्ण होते हैं, इसलिए यह लंबे समय तक चलते हैं। उदाहरण जैसे वेद, पुराण, हर्षिद्र, तरंगड़ी, यात्रा वृत्तांत, तमाम सारी ये सब होते हैं साहित्यिक स्रोत। और अभिलेखीय स्रोत में प्रयाग प्रशस्ति, एहोल अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, सिक्के, ये सब शामिल होते हैं। इस तरीके से चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, जैसे कि स्रोतों की सीमाएं क्या क्या होती हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, अधिकांश ग्रंथ धार्मिक और उपदेशात्मक उद्देश्य से लिखे गए हैं, तो इसमें राजा महाराजाओं की उतनी बेहतर जानकारी नहीं मिलती है। लेखकों की व्यक्तिगत मान्यताएं और पक्षपात का प्रभाव भी कभी कभी इसमें देखने को मिलता है। तिथियों और घटनाओं का बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, कभी कभी कल्पना और यथार्थ का मिश्रण हो जाता है। सभी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है जो है साहित्यिक स्रोतों में। जबकि अभिलेखीय स्रोतों की अगर बात की जाए तो इसकी सीमाएं क्या है। अभिलेख सीमित विषयों पर लिखे जाते हैं। अनेक अभिलेख खंडित या अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इनमें केवल शासक की प्रशंसा, दान का उल्लेख ही इसमें मिलता है अभिलेखों में। ग्रामीण जीवन, स्त्रियों, सेवा वर्ग आदि की जानकारी कम मिलती है। क्षेत्र विशेष तक सीमित तथ्य उपलब्ध इसमें रहते हैं। कितना खुदवा दिया जाएगा पत्थरों पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों, स्रोतों में विश्वसनीयता की अगर बात की तो विश्वसनीयता कैसे होती है। ठीक है, स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच उसके काल, लेखक, उद्देश्य, भाषा, शैली और अन्य साक्ष्यों से मिलान करके की जाती है। यानी कि 2-3-4 चीजों को मिला करके चेक किया था कि भाई जो साहित्यिक और प्रमाणिक सभी चीजों को मिला करके उसको सिद्ध किया था कि भाई ये चीज सही है कि गलत है, या कितनी सही कितनी गलत है, तो उससे विश्वसनीयता होती है। साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि अभिलेखों से, पुरातात्विक साक्ष्यों और विदेशी यात्रियों के विवरण से हो जाती है। अभिलेखीय समकालीन होने के कारण से अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं अभिलेख। एक ही घटना से संबंधित कई स्रोतों की तुलना की जाती है और सत्य के निकट पहुंचा जाता है कि आखिरकार क्या रहा होगा, क्या सत्य होगा। इतिहासकार स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, करके ही निष्कर्ष निकालते हैं। उसमें जो भी गलतियां होती है उसको निकालने का प्रयास करते हैं और सही सही जानकारी के आधार पर फिर चीजों को बताते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आप इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चीजों को छोड़ करके थोड़ा सा हम
आपको ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में पता करेंगे तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2 के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन चीजों को प्राप्त कैसे करेंगे। तो आपको जो है हमारे ग्रुप से जुड़ जाना है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है दोस्तों? आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के लिए फीस आपके लिए 100 रुपए रखी गई है। वहीं पर अगर आप 2 सेमेस्टर इकट्ठा फीस जमा करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ का एक साथ फीस जमा करते हैं तो केवल फीस 150 रुपए रखी गई है। 2 सेमेस्टर की फीस वैसे 200 रुपए होती है, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, तो जिन बच्चों को जुड़ना है मात्र 150 रुपए फीस जमा कीजिए और थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का फीस इकट्ठे जमा कर देंगे तो केवल 150 रुपए में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिलेगा क्या क्या? आपको सभी सब्जेक्ट का दोस्त नोट्स मिलेगा। ठीक है, फीस कैसे जमा कर, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस के पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेज जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको अगर केवल थर्ड सेमेस्टर का तो 100 रुपए और थर्ड फोर्थ के लिए 150 रुपए दोनों के लिए फीस। ठीक है, तो जो आपके लिए उचित लगे 150 जमा करेंगे तो आप 1 साल तक बढ़ते रहेंगे उसमें। थर्ड सेमेस्टर भी पूरा फोर्थ सेमेस्टर का केवल एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बल्कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, सभी विषय के आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव वाली होती है, एमसीक्यूज वाली, तो उसके लिए भी, और लिखित यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप की होती है तो उसके लिए भी, दोनों के लिए विस्तार से जानकारी, सही सही जानकारी के साथ चीजें मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी बारी है कि आपको जो पीडीएफ नोट्स बेसिकली आपके लिए बेटर रहेगा। पीडीएफ नोट्स का ही कोर्स बेसिकली मान सकते हैं इसको। पीडीएफ नोट्स आपकी बार क्या रहेगा, आपको ये हैंड रिटन रहेगा दोस्तों, हाथ से लिखावट वाला नोट्स आपके लिए व्यवस्थित तैयार किया गया है विथ आंसर शीट, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ बताऊंगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप सभी लोग तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आती है और जब आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे कम से कम आपकी ठीक है 4 या 5 सब्जेक्ट की सीरीज आती है तभी, तो कम से कम 5 सीरीज आप लेंगे, 4 सीरीज लेंगे तो कम से कम आपका 250 से लेकर के 300 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ये 300-250 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप मात्र 100 रुपए फीस जमा करेंगे, पूरा थर्ड सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। और अगर आप दो सेमेस्टर का लिखेंगे तो आपका वैसे 2 सेमेस्टर का अगर आप सीरीज लेंगे, किताब लेंगे तो कम से कम 600 रुपए के आसपास बैठेगा, वो आपका केवल 150 रुपए में हो जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा यूनिट वाइज, आप इस पीडीएफ को निकलवा भी सकते हैं, उसकी भी मैं भी उसकी निकलवाने की भी छूट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये आंसर शीट आप देखेंगे इस तरीके से, आप ये देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब एक एक करके एक प्रश्नों को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्राचीन भारत में इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में वो है सबसे अच्छा वेद। ठीक है, वेद सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरा है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, थोड़ा सा हटा दीजिएगा। अच्छा, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक मिनट, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की अगर बात की तो चाणक्य भी उन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है और विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है, इसलिए डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी, ऐसे आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कभी कभी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था जब हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। राज तरंगणी ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कल्हड़ नाम का विद्वान था, उसने लिखा था। पारनी ने दोस्तों व्याकरण ग्रंथ लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी पारनी की रचना है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखा है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा हुआ है, जबकि कल्हड़ ने राज तरंगणी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के समय की है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय काल की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एहोल अभिलेख यानी रवि कीर्ति के द्वारा जो लिखा गया किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हरिशेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को उसने लिखा है तो पूछेगा, तो हरिशेन ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हरिशेन। ठीक है, तो इनके लेखक का नाम ये है, दोनों को दरबारी कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के काल का है? बताएंगे। तो ग्वालियर अभिलेख दोस्तों किस शासक के शासन काल का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ग्वालियर अभिलेख दोस्तों मिहिर कुल का राजा का है, राजा मिहिर कुल का है, जी ऑप्शन। ताम्रपत्र अभिलेख किस धातु पर लिखे जाते हैं?
ताबे पर लिखे जाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है अंग्रेजी में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरातात्विक उत्खनन में उपयोग होने वाला प्रमुख उपकरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ट्रोम्बेल नाम के एक औजार का प्रयोग होता है, उपयोग होता है यंत्र का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर तक आपका हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों। ठीक है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ऐसे ही आप लगातार हमारे से जुड़े रहें। सभी यूनिट के सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही आपको नोट्स और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी सब कुछ होती है। 11 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी नामक संस्कृत गद्य काव्य के रचयिता कौन है? कादम्बरी को किसने लिखा दोस्तों? कादम्बरी को सुबंधु नहीं लिखा है, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये टाइप सी गलत हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन से विक्रमांक चरित किसने लिखा है? बिल्हड़ नाम की विद्वान उन्होंने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्हड़ ने लिखा हुआ है। अलबरूनी भारत कब आया था दोस्तों? अलबरूनी 10वीं शताब्दी में भारत में आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन किस नाम से जाना था? सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का मुख्य नाम क्या था? उनको दोस्तों दिनार कहते थे। ठीक है, मुद्राएं हमें मुख्य रूप से क्या जानकारी देती हैं? मुद्राएं हमको दोस्तों धार्मिक विश्वास, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, साहित्यिक विचार सब कुछ देती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्रोत से समाज के दैनिक जीवन की जानकारी अधिक मिलती है? तो पुरातात्विक स्रोत से दैनिक जीवन की आवृत्ति मिलती है, साहित्य से। दैनिक जीवन की जानकारी दोस्तों किससे मिलती है? हाँ, पुरातात्विक स्रोतों से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि भाई क्या खाते थे, मतलब तमाम सारी चीजें मिलती है, पुरातत्व से बहुत सारी चीजें मिल जाती है। स्रोतों की विश्वसनीयता जांचने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो दोस्तों वो होता है लेखक की पक्षपातहीनता, भाषा, रचना का काल, तीनों। अगर लेखक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए पक्षपात होना ही नहीं चाहिए, उस खत्म होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति किस प्रकार का साहित्यिक स्रोत है? ये दोस्तों धर्मशास्त्र है, स्मृति है। पुरातात्विक स्रोतों की मुख्य विशेषता क्या? 20 नंबर। पुरातात्विक स्रोतों की मुख्य विशेषता दोस्तों है क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं और समय के विशेष के होते हैं जिस समय घटना घटित होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA करिकुलर को भी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।